हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत। हमने इसके 17 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार चैनल पे विजिट करें, और वीडियोस अगर रेलिवेंट लग रही है तो इनको लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अभी हमने इसका 18th चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, दैट इज प्रेसिडेंट। लास्ट की वीडियो में हमने देखा था कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस कर रखे हैं, कि कौन कौन इसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर, मतलब जो भी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन उनको वोट कर सकते हैं इलेक्शन के अंदर, तो कौन कौन वोट कर सकते हैं, कौन वोट नहीं कर सकते, किस तरीके से वोटिंग वगैरह इलेक्शन होएगा, और जो भी वोट कर रहे हैं उनकी वोट की वैल्यूज को हम कैसे काउंट कर रहे हैं। ये सब प्रोविजन हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट प्रोविजन, दैट इज क्वालिफिकेशन, ओथ एंड कंडीशन। इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या प्रोविजन कर रखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना स्टार्ट करते हैं क्वालिफिकेशंस। क्या क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होते हैं कि अगर कोई पर्सन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है एज ए कैंडिडेट, तो फिर क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कैंडिडेट होने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन ही एलिजिबल हैं। कोई फॉरेनर इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। सबसे पहले तो यही क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। दूसरा रिलेटेड है उसकी एज से, कि एट लिस्ट 35 ईयर ऑफ एज तो उसकी होनी चाहिए। मिनिमम एज रिक्वायरमेंट दे रखी है 35, इससे अब वो कितना भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि जो भी अगर लोकसभा का मेंबर इलेक्ट होना चाहता है उसके लिए क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती हैं। वो क्वालिफिकेशंस उस पर्सन के पास होनी चाहिए जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहता है। नेक्स्ट है कि उसके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट पोजीशन पे एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए जिसको हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मानते हैं। अब कुछ ऑफिसेज ऐसे हैं जिनको कि इनके अंदर यूं नहीं माना जाता कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। जैसे कि प्रेसिडेंट, अगर कोई पहले से प्रेसिडेंट है तो उसको यूं नहीं माना जाएगा कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड कर रखा उसने। और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को, गवर्नर ऑफ स्टेट्स को, या फिर मिनिस्टर्स हो, चाहे यूनियन के लिए हो, यूनियन मिनिस्टर्स हो, या फिर सेंटर स्टेट के मिनिस्टर्स हो। तो ये चार कंडीशंस दे रखी हैं फॉर एज क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट। इसके साथ साथ कुछ कंडीशंस और दे रखी हैं कि एट लीस्ट 50% ऐसे होने चाहिए कि जिसने इनके इस कैंडिडेट के नाम को प्रपोज कर रखा हो। और कुछ सिक्योरिटी अमाउंट रखी जाती है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए। और इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है? एक इलेक्टोरल कॉलेज। मतलब इलेक्टोरल कॉलेज मतलब एक ग्रुप ऑफ पर्सन जो कि स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए अपॉइंट करा गया, मतलब उनके नाम डाले गए हैं। तो उनमें हमने देख लिया था एमपीज एमएलए जो भी इलेक्टेड होते हैं, वो सब देखे थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजन है कि ओथ एंड अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट किस तरीके से होता है। इसके ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है इसका आर्टिकल 60 के अंदर। और क्या प्रोविजन कर रखे हैं कि जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो अपने प्रेसिडेंट को एक ओथ दिलवाता है। और अगर ऐसा केस हो कि ओथ, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है तो फिर कौन, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी सुप्रीम सीनियर मोस्ट जज अवेलेबल हो ना, तो वो प्रेसिडेंट को ओथ एडमिनिस्टर करवा सकता है। ये प्रोविजन कर रखा है। नेक्स्ट प्रोविजन देखते हैं विद रिगार्ड टू कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, की प्रेसिडेंट ऑफिस की क्या क्या कंडीशंस हैं, मतलब क्या चीजें होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है आर्टिकल 59 के अंदर। और उसमें क्या बोला गया है कि नो मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेचर, मतलब प्रेसिडेंट किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो सकता, या फिर स्टेट किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं हो सकता। मतलब वो एमपी या एमएलए नहीं हो सकता कोई भी पर्सन अगर प्रेसिडेंट है। तो ये दो कंडीशंस है। और अगर मान लो कोई पहले से एमपी है, मेंबर पार्लियामेंट है, या फिर कहीं का एमएलए है, तो अगर वो इलेक्ट हो गया एज ए प्रेसिडेंट तो फिर उन उस केस में क्या करना होगा। तो वो जब भी एज ए प्रेसिडेंट ऑफिस में एंटर करे, मतलब प्रेसिडेंट
की पोस्ट को वो हेल्ड करे, तो उससे पहले अपनी शीट जो भी उसकी एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट में सीट, या फिर अगर एमएलए था तो फिर जो भी स्टेट लेजिस्लेचर में उसकी सीट थी उसको वैकेंट करना पड़ेगा। फर्स्ट तो कंडीशन यही। सेकंड वही कि कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं हेल्ड कर सकता। और कुछ एडवांटेज दे रखी हैं, जैसे कि राष्ट्रपति भवन में रहना होगा, उधर वो उसको विदाउट रेंट अवेलेबल होगा। सैलरी और अलाउंस जो भी होंगे वो कौन डिटरमाइन करेगा प्रेसिडेंट के लिए? पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि प्रेसिडेंट की सैलरीज और अलाउंस को फिक्स करे, और वो किसी एडवांटेज के लिए रिड्यूस नहीं करी जा सकती उसके टेन्योर के ड्यूरेशन में। ये प्रोविजन कर रखा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेक्स्ट प्रोविजन देखते हैं, प्रेसिडेंट की ऑफिस की टर्म, इम्पीचमेंट एंड वैकेंसीज कैसे क्या होती हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले टर्म का जिक्र कि कितने ईयर की टर्म होती है ऑफिस की, तो 5 साल के लिए अगर कोई कैंडिडेट का अगर कोई पर्सन प्रेसिडेंट बनता है तो 5 ईयर्स के लिए वो प्रेसिडेंट रहेगा, कुछ एक्सेप्शंस के साथ। और ये प्रोविजन कर कहाँ रखा है? आर्टिकल 56 के अंदर ये टर्म का प्रोविजन कर रखा है। 5 ईयर के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि अगर कोई प्रेसिडेंट बनता है तो फिक्स टर्म है उसकी 5 ईयर्स की। और ऑफिस के अंदर वैकेंसी ना रहे इसके लिए प्रोविजन कर रखा है कि जब तक उसका नया सक्सेसर है, मतलब अगर उसके 5 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं और कोई नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हुआ हो, तो फिर उस टाइम पे वो जो पुराने वाला प्रेसिडेंट है वो अपने टर्म को और थोड़ा सा आगे तक एक्सटेंड कर सकता है, मतलब ऑफिस में रह सकता है। इसके अलावा अगर पहले ही टर्मिनेशन होना हो उसके ऑफिस का, मतलब प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटना हो 5 साल से पहले, तो वो किन तरीकों से हट सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो खुद से रिजाइन दे दे। अब रिजाइन किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देगा। सेकंड होता है रिमूव, कि उसको रिमूव कर दिया जाए इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू। वो किस लिए होती है? फॉर द वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ ये एक ग्राउंड दे रखा और इसको डिफाइन भी नहीं कर रखा कि किन चीजों को हम वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं। अब इम्पीचमेंट की होती है प्रॉपर प्रोसीजर, वो हम अभी थोड़ी सी देर में पढ़ेंगे। और लास्ट है डेथ, अगर उसकी डेथ हो जाए तो फिर ये 3 कंडीशंस ऐसी हैं जिनके बेस पे प्रेसिडेंट को 5 साल से पहले ही अपनी पोजीशन से हटना पड़ता है। और री इलेक्शन की बात हो, जैसे यूएसए में होता है, अगर कोई 2 बार प्रेसिडेंट बन गया तो तीसरी बार प्रेसिडेंट सेम पर्सन नहीं बन सकता। तो इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया के केस में कोई प्रेसिडेंट जितनी बार चाहे वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होता है। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन उसकी टर्म के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। नेक्स्ट प्रोविजन जो हमने पीछे ही पढ़ा था ना कि किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, तो उस प्रोसीजर को हम उसको क्या नाम देते हैं? इम्पीचमेंट बोलते हैं। बार बार हम रिमूवल नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो उसके लिए प्रोविजन कर रखा आर्टिकल 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और ग्राउंड क्या थे? वही है जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिस चीज को कहीं पे भी डिफाइन नहीं कर रखा। तो अब वो देखते हैं कि एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करी जाती है प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना उसके ऑफिस में। तो फिर सबसे फर्स्ट इनिशिएट कैसे होता है? तो इनिशिएट करा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में, मतलब या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, कि किसी भी हाउस में इनिशिएट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट मतलब रिमूवल के लिए जो भी बिल इनिशिएट करते हैं। और उसके लिए 14 डे एडवांस में नोटिस देना पड़ता है प्रेसिडेंट को, सॉरी स्पीकर को देते हैं ये प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए। और वो साइन होना चाहिए, जो भी इम्पीचमेंट के लिए रेजोल्यूशन लेके आ रहे हैं पार्लियामेंट में, वो 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस, मान लो लोकसभा में पहले इनिशिएट हो रहा है तो लोकसभा की जो भी मेंबरशिप है उसके 1/4 मेंबर्स ने उस रेजोल्यूशन को साइन कर रखा हो, ये प्रोविजन दे रखा है। और मान लो वो रेजोल्यूशन के बाद जब वो पास होगा तो वो पास होने के लिए क्या चाहिए होता है? एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, 2/3 मेजोरिटी। मतलब लोकसभा की जो भी मेंबरशिप है, हम लोकसभा का एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा है और पहले लोकसभा में पास हो रहा है, तो वो पास होने के लिए जो भी लोकसभा की मेंबरशिप है उसके 2/3 मेंबर उसको साइन करेंगे।
तो ये प्रोसीजर है। तो फर्स्ट हाउस में तो वो पास हो जाएगा, जब जाएगा सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में सबसे पहले उधर इन्वेस्टिगेशन होगा उस उनके चार्जेस के ऊपर कि क्या क्या चार्जेस लगे हैं, किस बेस पे प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट का जो ये प्रोसीजर है वो चल रखा है। तो पहले तो चार्जेस पे इन्वेस्टिगेशन होएगा, और अगर वो हाउस देखता है कि जो चार्जेस लगे हैं ये ठीक लग रखे हैं, तो फिर वो आगे पास करेगा। उसको पास करने के लिए उस हाउस के पास भी यही प्रोसीजर है कि 2/3 मेजोरिटी से वो हाउस पास करेगा उस बिल को। और जैसे ही सेकंड हाउस उस बिल को पास करता है स्पेशल मेजोरिटी से, 2/3 मेजोरिटी से, उसी टाइम प्रेसिडेंट को रिमूव्ड मान लिया जाता है। तो ये सारा प्रोसीजर था प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का। तो एक बार मोटा मोटा रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है कि पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में तो बिल को इंट्रोड्यूस करा जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। बस स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं ना, वहां पे शुरू नहीं करा जा सकता, इनिशिएट नहीं करा जा सकता। और इनिशिएट करने से 14 डे पहले नोटिस जाएगा, और जो वो इनिशिएशन के लिए बिल था उसको शुरू में 1/4 ऑफ दैट हाउस के मेंबर्स का साइन करना जरूरी है। अब साइन करने के बाद जब वो पास होगा उस हाउस में, तो 2/3 मेजोरिटी से पास होगा। अब एक हाउस से तो पास हो गया, अब जाएगा दूसरे हाउस में, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, जो भी दूसरा रह गया हो। तो वहां पे जाने के बाद सबसे पहले क्या होएगा, सबसे पहले दूसरे हाउस में जाके उस चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करा जाएगा कि ये चार्जेस जो प्रेसिडेंट के ऊपर लगे हैं वो ठीक है या नहीं है। अगर वो चार्जेस को ठीक मानते हैं तो उसके बाद उस हाउस को भी 2/3 मेजोरिटी से उस रेजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा। और जैसे ही दूसरा हाउस भी 2/3 मेजोरिटी से उस बिल को पास कर देता है, उसी टाइम पे प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से रिमूव्ड मान लिया जाएगा। तो ये सारा प्रोसीजर था इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का। अगर इसमें फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दें। तो इसके अंदर स्पेशलिटी क्या होगी कि एक क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर होगी, मतलब इन्वेस्टिगेशंस भी कर रहे हैं वहां पे कोर्ट के जैसे, और क्या उसको इम्पीच मतलब बिल भी पास हो रहा है, तो क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर टाइप का हो गया कुछ। और दोनों के दोनों हाउसेस के पास इक्वल पावर है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही एक इक्वल स्टैंड पे खड़ी हैं। मतलब किसी भी रिस्पेक्ट में देखते हैं, चाहे वो बिल का इंट्रोडक्शन होना हो या फिर मेजोरिटी से पास होना हो, तो सभी दोनों हाउसेस के पास इक्वल पावर है। जैसे कि हम आगे देखेंगे कि मान लो मनी बिल है, तो उसके रिगार्ड में लोकसभा के पास ज्यादा पावर है, राज्यसभा के पास कम पावर है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए दोनों के दोनों हाउस के पास इक्वल पावर्स हैं, और वो इमीडिएटली रिमूव्ड माना जाएगा जैसे ही सेकंड हाउस ने वो रेजोल्यूशन पास कर दिया। अब ये तो बात थी कि हम कैसे, मतलब पार्लियामेंट कैसे रिमूव कर रही है किसी प्रेसिडेंट को, वो प्रोसेस थी। और इसके अलावा क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनके जिनके थ्रू भी वैकेंसी क्रिएट हो सकती है, मतलब प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। वो किस तरीके से होता है, इसके अंदर आर्टिकल 62 और 65 के अंदर प्रोविजन है। और वो मान लो एक्सपायरी के टाइम पे अगर प्रेसिडेंट एक्सपायर हो जाता है। नेक्स्ट है रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन हमने लास्ट पीछे देखा था ना कि कौन किसको समेट करता है, वो वाइस प्रेसिडेंट को। अगर प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन दे दे तो भी रिमूव हो जाएगा। या फिर रिमूवल, रिमूवल क्या कि इम्पीचमेंट प्रोसेस से। और डेथ, अगर डेथ हो जाती है तो ये एक्सपायरी थी ना, ये उस तरीके से थी कि अगर उसके 5 ईयर ऑफ टर्म ऑफिस के कंप्लीट हो जाते हैं तो भी क्या हो जाएगा, वो ऑफिस वैकेंट हो जाएगा। बस एक स्पेशल प्रोविजन ये कि उस पोस्ट पे जब तक रहेगा जब तक उसका सक्सेसर मतलब नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होके नहीं आ जाता है। और अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो रखी है, मतलब वेकेंट हो रखी है किसी रीजन से, रेजिग्नेशन से, रिमूवल से, डेथ से, तो उन केसेस में क्या होएगा, इतने नया सक्सेसर नहीं आता, इतने वाइस प्रेसिडेंट के पास ये पावर रहती है कि वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करे। बट वहां पे भी कंडीशन होती है कि इन सब केसेस में 6 महीने के अंदर अंदर विद इन 6 मंथ एक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आ जाना चाहिए पोस्ट पे। तो ये सब प्रोविजंस कर रखे हैं। तो प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो कौन, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा प्रेसिडेंट की तरह। और इन केस अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है तो फिर कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा। और कंडीशंस अगर ऐसी है कि वाइस प्रेसिडेंट वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अवेलेबल नहीं है प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करने के लिए, तो उस टाइम पे जो भी सीनियर मोस्ट जज अवेलेबल हो सुप्रीम कोर्ट का, वही प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें, ये कुछ प्रोविजंस थे प्रेसिडेंट से रिलेटेड। तो इनको मैंने थोड़ा समराइज करा है कैसे, ये देखो अब तक क्या क्या पढ़ा था उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखा क्वालिफिकेशंस की, क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए। अगर कोई कैंडिडेट बनना चाहता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर ऑफ एज मिनिमम एज देखी थी, और वो क्वालिफाइड होना चाहिए कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो भी क्वालिफिकेशंस चाहिए, और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड नहीं करना चाहिए। उसके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से हमने कुछ पोस्ट को बाहर निकाल दिया था, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स होते हैं, चाहे वो स्टेट के हों, स्टेट मिनिस्टर्स हो या फिर यूनियन मिनिस्टर्स हो, उनको बाहर निकाल दिया था। अगला देखा था ओथ कौन दिलवा सकता है, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर कराता प्रेसिडेंट को। कंडीशंस क्या थी कि कोई एमपीज या एमएलए नहीं हो सकता, टर्म कितने 5 ईयर की होती है। तो ये कुछ प्रोविजंस थे, हमने अपनी वीडियो में कवर कर लिए। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दे, और अगर वीडियोस रेलिवेंट लग रही है तो प्लीज इनको लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट क्या क्या होते हैं।